जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विधिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2026-27। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का एक रोड मैप है, एक खाका है। बिल्कुल। और जैसा हमारा स्टाइल है, हम इस बजट के हर पहलू को स्लाइड दर स्लाइड समझेंगे, ताकि इसकी हर बारीकी, हर छिपा हुआ मतलब सब स्पष्ट हो सके। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। पहली स्लाइड इस बजट का शीर्षक और इसकी आत्मा को सामने रखती है। शीर्षक है केंद्रीय बजट 2026-27, विकसित भारत, महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन। इसमें ये जो टैगलाइन है, संकल्प आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रही, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का एक एक पक्का इरादा भी जता रही है। और विकसित भारत का सपना तो है, लेकिन समावेश शब्द जोड़ के ये भी साफ कर दिया है कि इस विकास की दौड़ में किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सही कहा। समावेश का मतलब ही यही है कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग, हर तबके तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? ये जो है महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन, इन दोनों को एक साथ साधना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? हाँ, ये तो है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब हम बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, जैसे तेजी से औद्योगिक विकास, तो समावेशी पहलू जैसे पर्यावरण या समाज के कमजोर वर्गों का हित कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। शायद इसी चुनौती का जवाब हमें बजट की अगली स्लाइड्स में मिलेगा कि सरकार इस संतुलन को साधने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड भारत की आर्थिक दिशा के मूल सिद्धांतों को, उसके पिलर्स को सामने रखती है। हाँ, इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, विकास दर, जो लगभग 7% अनुमानित है। और ये किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूत संकेत है। दूसरा है रणनीति, मध्यम मुद्रास्फीति और राजकोषीय अनुशासन। ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए, विकास चाहे कितना भी हो, अगर महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ दे और सरकार बेतहाशा खर्च करके कर्ज में डूब जाए, तो वो विकास टिकाऊ नहीं होता। तो यहाँ सरकार एक संतुलित रास्ते पर चलने की बात कर रही है। अच्छा, और इस रणनीति के 3 स्तंभ भी बताए गए हैं। हाँ, पहला, महत्वपूर्ण आयात निर्भरता में कमी, यानी आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। दूसरा, कार्रवाई पर जोर, अनिश्चितता पर नहीं, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, नीतियों को जमीन पर लागू करने पर फोकस होगा। और तीसरा, तुष्टीकरण नहीं, जनता पर ध्यान, जो कि एक राजनीतिक संदेश भी देता है कि नीतियां किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होंगी। और नीचे जो सूत्र लिखा है, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये तो पिछले कुछ सालों से सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है जो अक्सर अर्थशास्त्री पूछते हैं। पूछिए। एक तरफ हम 7% की उच्च विकास दर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजकोषीय अनुशासन की। क्या इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल करना व्यावहारिक रूप से संभव है? क्योंकि उच्च विकास दर पाने के लिए अक्सर सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर भारी खर्च करना पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। बिल्कुल। ये क्लासिक डिलेमा है। इसका एक ही जवाब हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का निवेश। अच्छा। अगर सरकार ऐसा माहौल बना सके कि निजी कंपनियां और विदेशी निवेशक भारी मात्रा में निवेश करें, तो सरकार पर खर्च का दबाव कम होगा और विकास दर भी हासिल हो जाएगी। तो शायद इसीलिए आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इतना जोर दिया गया है। हाँ, लगता तो यही है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित है। और इसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, रणनीतिक और सीमावर्ती क्षेत्र कहा गया है। मतलब ये सिर्फ उद्योग नहीं, देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। पहला है बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति। इसका मकसद है दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना। हाँ, घरेलू उत्पादन और रिसर्च को बढ़ावा देना। दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तीसरा वाला बहुत दिलचस्प है, दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसके लिए अनुसंधान, खनन और प्रसंस्करण के लिए विशेष योजना की बात की गई है। और चौथा है अन्य महत्वपूर्ण पहल, जिसमें 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार,
कंटेनर निर्माण और किफायती खेल के सामान का उत्पादन शामिल है। यहाँ मेरा सवाल इसी दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक को लेकर है। इस पर इतना विशेष ध्यान क्यों दिया जा रहा है? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। देखिए, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हमारे फोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक, मतलब हर हाईटेक चीज में। हाँ, हर हाईटेक चीज में इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और इस क्षेत्र में अभी दुनिया लगभग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। अच्छा। अगर चीन इनकी सप्लाई रोक दे तो दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ठप हो सकती हैं। तो इस बजट में इस पर जोर देने का मतलब है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत कर रहा है। तो ये सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की पहल भी है। बिल्कुल सही। मतलब हम भविष्य के उन क्षेत्रों पर पकड़ बनाना चाहते हैं जो कल की दुनिया को कंट्रोल करेंगे। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के बारे में है, जिसे सही मायने में विकास का इंजन कहा गया है। हाँ, और कहा भी जाना चाहिए क्योंकि यही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। बिल्कुल। और इसका केंद्रीय बिंदु है चैंपियंस पोर्टल, जो एमएसएमईज को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके दो प्रमुख पहलू हैं, एक तो वित्तीय सुधार और दूसरा अनुपालन में आसानी। वित्तीय सुधार के तहत एसएमई विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ और आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए 2,000 करोड़ का टॉप अप दिया गया है। ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद टीआरडीएस प्लेटफॉर्म को सरकारी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जाना है। हाँ, ये टीआरडीएस प्लेटफॉर्म क्या है, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। टीआरडीएस मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, एक तरह का डिजिटल बाजार है। अच्छा। मान लीजिए किसी छोटी एमएसएमई कंपनी ने एक बड़ी सरकारी कंपनी को माल सप्लाई किया। अब वो कंपनी पेमेंट करेगी 3 महीने बाद। लेकिन छोटी कंपनी को तो पैसा तुरंत चाहिए। बिल्कुल। तो वो इस टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना बिल किसी बैंक को डिस्काउंट पर बेच सकती है और तुरंत पैसा पा सकती है। इसे अनिवार्य करने का मतलब है कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि छोटे व्यवसायों का कैश फ्लो बना रहे। अच्छा, तो ये वर्किंग कैपिटल की समस्या को हल करने का एक तरीका है। और अनुपालन के लिए कॉर्पोरेट मित्र की नियुक्ति की बात कही गई है। ये कॉर्पोरेट मित्र कौन होंगे और वे एमएसएमईज की मदद कैसे करेंगे? क्या ये सरकारी कर्मचारी होंगे या कोई और? नहीं, सूत्रों के अनुसार ये निजी क्षेत्र के पेशेवर होंगे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जिन्हें सरकार पैनल में शामिल करेगी। और उनका काम होगा छोटे शहरों में एमएसएमईज को कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में मदद करना, वो भी एक किफायती फीस पर, ताकि छोटे उद्यमियों को बड़े शहरों के चक्कर न काटने पड़े। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, जिसे नए विकास का चालक बताया गया है। इसमें 3 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस है। पहला है आईटी और डेटा सेंटर। यहाँ सेफ हार्बर सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर अवकाश मतलब टैक्स हॉलिडेज दिए जाएंगे। दूसरा क्षेत्र है पर्यटन। इसमें हील इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल टूरिज्म के 5 नए हब बनाने, 10,000 टूरिस्ट गाइडों को नई स्किल सिखाने और पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट को विकसित करने की योजना है। ये रोजगार पैदा करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है रचनात्मक अर्थव्यवस्था मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी। इसके तहत स्कूलों में एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए लैब्स बनाई जाएंगी। ये बहुत दिलचस्प कदम है। ये भारत को सिर्फ आईटी सर्विसेज का हब नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और मीडिया कंटेंट क्रिएशन का भी ग्लोबल प्लेयर बनाने की कोशिश है। सही बात। लेकिन मेरा सवाल डेटा सेंटर्स को लेकर है। 2047 तक यानी लगभग 23 साल तक टैक्स हॉलिडे देने का फैसला विदेशी निवेश को तो जबरदस्त तरीके से आकर्षित करेगा। हाँ, करेगा तो। पर क्या इससे घरेलू कंपनियों को एक असमान प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा? उन्हें तो टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत वाजिब चिंता है। सरकार का तर्क ये हो सकता है कि अभी भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर का इकोसिस्टम बहुत शुरुआती चरण में है। अच्छा। हमें अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और निवेश की सख्त जरूरत है। उम्मीद यह है कि जब ये बड़ी कंपनियां आएंगी तो एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा जिसमें लोकल कंपनियों को भी काम मिलेगा, जैसे केबलिंग, कूलिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज का। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये एक तलवार की धार पर चलने जैसा है
और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लंबी अवधि में घरेलू कंपनियों को भी बढ़ने का मौका मिले। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड उस सेक्टर पर है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, बुनियादी ढांचा, और इसमें भी खासकर लॉजिस्टिक्स और परिवहन पर। इसमें 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है रेलवे। इसके तहत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी की घोषणा की गई है। साथ ही माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा। ये व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा है जलमार्ग और बंदरगाह। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे और तटीय कार्गो का लक्ष्य 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करना है। इससे सड़कों और रेलवे पर दबाव कम होगा और लॉजिस्टिक्स सस्ता भी होगा। और तीसरा है क्षेत्रीय विकास, जिसमें पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वी तट पर औद्योगिक गलियारे का विकास शामिल है। हाँ, नक्शे में भी इन सभी नेटवर्क्स का एक जाल बिछता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक बहुत बड़ी और महंगी परियोजना है। जापान में भी इसे बनाने में दशकों लगे थे। हाँ, ये तो है। भारत में इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इस बजट में इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान है? बजट भाषण में सीधे तौर पर तो कोई नई नीति की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गति शक्ति प्लेटफॉर्म का जिक्र बार बार आया है। अच्छा, गति शक्ति? हाँ, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे, सड़क जैसे सभी मंत्रालयों को एक साथ लाता है। इसका मकसद यही है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्तर पर ही जमीन की उपलब्धता और अन्य बाधाओं की पहचान कर ली जाए। तो इससे उम्मीद है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ज्यादा सुचारू और तेज होगी? हाँ, उम्मीद तो यही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जमीन पर इसका अमल ही इसकी सफलता तय करेगा। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड ऊर्जा सुरक्षा और हरित संक्रमण पर है। मतलब देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हों और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। बिल्कुल। इसमें 3 मुख्य ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया गया है। पहला, परमाणु ऊर्जा। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो सामान आयात होगा उस पर 2035 तक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे परमाणु बिजली सस्ती हो सकती है। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर शुल्क हटाया गया है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े। साथ ही बायोगैस को मिलाकर बनाई जाने वाली सीएनजी पर उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी। और तीसरा है महत्वपूर्ण खनिज, लिथियम आयन बैटरी और इन खनिजों के प्रसंस्करण से जुड़े उपकरणों के आयात पर शुल्क में छूट दी जाएगी। ये तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए है। हाँ, लेकिन यहाँ मेरा एक प्रश्न है। एक तरफ हम परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच सरकार संतुलन कैसे बनाएगी? हाँ, खासकर जब परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुरक्षा और उसके परमाणु कचरे के प्रबंधन के मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार की रणनीति एनर्जी मिक्स की है। उनका मानना है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ सोलर या विंड एनर्जी पर निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि वो मौसम पर निर्भर करती है। सही कहा। हमें 24/7 बिजली के लिए एक बेस लोड पावर सोर्स चाहिए और परमाणु ऊर्जा वो दे सकती है। और सुरक्षा का क्या? जहां तक सुरक्षा और कचरा प्रबंधन का सवाल है, भारत का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से बहुत सुरक्षित माना गया है और हम थोरियम आधारित रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं जो कम कचरा पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के बारे में है, जो आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार देता है। और इसके केंद्र में है डिजिटल कृषि। इसमें एग्रीस्टैक और एआई के एकीकरण पर जोर है। ये एग्रीस्टैक क्या है? एग्रीस्टैक एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसानों की जमीन के रिकॉर्ड से लेकर मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं तक सब कुछ एक जगह मिलेगा। और एआई का इस्तेमाल फसल की बीमारी पहचानने और उपज का अनुमान लगाया जाएगा। इसके अलावा 2 और प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस है। एक है नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री संसाधन। इसमें भारत के विशेष आर्थिक समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने को शुल्क मुक्त किया गया है और तटीय इलाकों में मछली प्रसंस्करण और स्टोरेज की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने की बात है। और दूसरा है उच्च मूल्य वाली फसलें। इसमें काजू और कोको के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम और भारत विस्तार
नाम से एक नई बागवानी विकास योजना शुरू करने की बात है। अग्री स्टैक और एआई का एकीकरण सुनने में बहुत भविष्यवादी और अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि भारत के ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। हाँ, जिनके पास अक्सर स्मार्टफोन या इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं आती। तो उन तक इस तकनीक की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार इसके लिए किसान सुविधा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। और कुछ एग्री टेक स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, वो किसानों को सर्विस मॉडल पर ये सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इसे देश के हर किसान तक पहुंचाने में एक लंबा समय और बहुत मेहनत लगेगी। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड देश की सबसे बड़ी ताकत यानी युवा शक्ति पर केंद्रित है, कौशल और रोजगार। और इसमें सबसे बड़ी घोषणा है शिक्षा से रोजगार पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। ये समिति इस बात पर विचार करेगी कि हमारी शिक्षा प्रणाली को इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि युवाओं को नौकरी के लिए भटकना न पड़े। इसके अलावा 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। पहला है केयर इकोनॉमी। ये एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की देखभाल ये सब शामिल है। इसके तहत 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरा है शिक्षा, जिसमें एक बहुत अच्छी पहल है। स्टेम संस्थानों में लड़कियों के लिए विशेष छात्रावास बनाए जाएंगे ताकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़े। और तीसरा है खेल, जिसमें खेलो इंडिया मिशन का विस्तार किया जाएगा। मेरा सवाल केयर इकोनॉमी को लेकर है। इन 1.5 लाख प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं के लिए रोजगार के अवसर मुख्य रूप से देश में होंगे या इन्हें जापान और यूरोप जैसे देशों में भेजने पर फोकस होगा जहां इनकी बहुत मांग है? इस पर जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक सरकार दोनों मॉडलों पर काम कर रही है। अच्छा। स्किल इंडिया मिशन के तहत इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इससे इन्हें भारत में तो नौकरी मिलेगी ही, साथ ही सरकार दूसरे देशों के साथ समझौते भी कर रही है ताकि इन प्रशिक्षित युवाओं के लिए विदेश में भी रोजगार के रास्ते खुल सकें। तो ये भारत के लिए सर्विस एक्सपोर्ट का एक नया जरिया बन सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय और समावेश की। विकास का फायदा जब तक सबसे जरूरतमंद तक न पहुंचे तब तक वो अधूरा है। इसमें 2 मुख्य भाग हैं। पहला, दिव्यांगजन सशक्तिकरण। इसके तहत दिव्यांग सहारा योजना के जरिए सहायक उपकरणों तक पहुंच आसान बनाई जाएगी। दिव्यांगजन कौशल योजना के माध्यम से उन्हें इंडस्ट्री के जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। और एलएमको में R&D और AI की मदद से बेहतर उपकरण बनाने पर जोर दिया जाएगा। दूसरा भाग है स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए NIMHNS2 की स्थापना की जाएगी, जो बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। आपातकालीन सेवाओं के लिए हर जिला अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा और कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाना एक बहुत ही शानदार पहल है, खासकर हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए। हाँ, जहां गोल्डन आवर में इलाज मिलने से जान बच सकती है। लेकिन चुनौती ये है कि क्या इन सेंटर्स को चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता के लिए भी कोई योजना है? क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से तो काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। इस बजट में सीधे तौर पर डॉक्टरों की भर्ती का जिक्र तो नहीं है, लेकिन सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन के जरिए मेडिकल सीटों को लगातार बढ़ा रही है। और शायद ट्रॉमा सेंटर्स को सफल बनाने के लिए इन्हें मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ना होगा। हाँ, और टेलीमेडिसिन का भी सहारा लेना होगा ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर दूर से भी मार्गदर्शन कर सकें। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड शासन और व्यापार करने में सुगमता, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। इसमें 3 प्रमुख सुधार हैं। पहला है सीमा शुल्क सुधार। इसमें जो विश्वसनीय आयातक हैं उनके शुल्क के भुगतान को टालने की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। कंपनी अपने खाते समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो उस पर सीधे आपराधिक मुकदमा नहीं होगा, सिर्फ जुर्माना लगेगा। हाँ, इसी तरह TDS देर से जमा करना भी अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, हालांकि ब्याज और पेनल्टी तो लगेगी। और तीसरा है विवाद समाधान। इसमें अगर किसी ने अपनी विदेशी संपत्ति का मामूली खुलासा नहीं किया है, मतलब 20 लाख से कम, तो उसे मुकदमेबाजी से छूट दी गई है। TDS देर से जमा करने को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला अनुपालन को तो आसान करेगा, लेकिन क्या इससे टैक्स कलेक्शन में देरी
या अनुशासनहीनता को बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए, सरकार का इरादा यहाँ टैक्स चोरी को बढ़ावा देना नहीं है। जैसा आपने कहा, देरी से जमा करने पर भारी ब्याज और जुर्माना अभी भी लागू रहेगा। जो अपने आप में एक बड़ा डिटरेंट है। बिल्कुल। सरकार का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। कई बार छोटी कंपनियां कैश फ्लो की समस्या के कारण कुछ दिन की देरी कर देती है। ऐसे में उन पर आपराधिक मुकदमा चलाना एक बहुत कठोर कदम था। अब फोकस क्रिमिनल इंटेंट से हटाकर फाइनेंशियल पेनल्टी पर किया जा रहा है, जो एक प्रगतिशील कदम है। चलिए, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड सीधे तौर पर आम आदमी और टैक्स पेयर से जुड़े टैक्स रिफॉर्म्स पर है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो विदेश पैसा भेजते हैं। विदेशी शिक्षा, चिकित्सा या टूर पैकेज पर TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ये एक बड़ी राहत है, खासकर उन माता-पिता के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। एक और बड़ा बदलाव बायबैक टैक्स में है। पहले जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती थी तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। अब इसे बदलकर शेयरधारक के लिए पूंजीगत लाभ माना जाएगा। इससे शेयरधारक को इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है। और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संशोधित रिटर्न फाइल करने की समय सीमा अब 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। मेरा सवाल TCS को लेकर है। TCS दर को 5% से 2% करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या इससे विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह पर कोई असर पड़ेगा? इसके पीछे दो मुख्य कारण लगते हैं। पहला, 5% की दर काफी ज्यादा थी, जिससे मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ रहा था। दूसरा, कई लोग इससे बचने के लिए अनौपचारिक चैनलों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो दर को कम करके सरकार अनुपालन को आसान और आकर्षक बना रही है। बिल्कुल। जहां तक विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह का सवाल है, सरकार का मानना है कि शिक्षा और चिकित्सा जैसी जरूरी चीजों पर लोग वैसे भी खर्च करेंगे। दर कम होने से शायद टूर पैकेज पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होगा कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़े। चलिए, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड फिस्कल मैनेजमेंट यानी सरकारी खजाने के प्रबंधन और उसके लक्ष्यों पर है। यहाँ एक बार ग्राफ है जो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा की प्रवृत्ति दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि ग्राफ में राजकोषीय घाटा लगातार गिरावट की ओर दिख रहा है और ये 2025-26 के 5.6% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। कुछ बड़े लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। 2030 तक देश के कुल कर्ज को GDP के 50% पर लाना है। राज्यों को टैक्स में हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी गई है। और राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पूंजीगत व्यय अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऋण GDP अनुपात को 2030 तक 50% पर लाना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए सरकार की प्रमुख रणनीतियां क्या होंगी, खासकर जब पूंजीगत व्यय भी लगातार बढ़ाया जा रहा है? इसे हासिल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत होगी। पहला, लगातार 7% से ऊपर की नॉमिनल GDP ग्रोथ बनाए रखना, ताकि GDP का आधार बढ़ता रहे। बिल्कुल। दूसरा, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना। और तीसरा, सरकारी कंपनियों के विनिवेश से पैसा जुटाना। अगर ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं, तभी इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे बजट का सारांश है और खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें बायोफार्मा, शक्ति, पूर्वोदया, भारत विस्तार, दिव्यांग सहारा, कॉर्पोरेट मित्रास, मतलब सभी प्रमुख पहलों और योजनाओं के नाम हैं। ये रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, ये छात्रों को ये समझने में मदद करता है कि बजट के किन विषयों और नई घोषणाओं पर उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड बजट को एक बड़े दृष्टिकोण, एक बड़ी तस्वीर से जोड़ती है। विकसित भारत 2047। इसमें भारत की 3 प्रमुख शक्तियों डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को पहेली के 3 टुकड़ों के रूप में दिखाया गया है, जो मिलकर विकसित भारत की तस्वीर पूरी करते हैं। और फिर से वही संकल्प दोहराया गया है, आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना। ये इस बात पर जोर देता है कि ये बजट केवल 1 साल का वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लंबे सफर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को भारत की ताकत तो माना जाता है, लेकिन यही तीनों कई बार हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां भी बन जाती हैं। हाँ, जैसे हमारी बड़ी आबादी के लिए रोजगार पैदा करना एक चुनौती है। हमारे लोकतंत्र में नीतिगत फैसलों में देरी होती है। और हमारी विविधता कभी-कभी सामाजिक तनाव का कारण भी बन जाती है।
तो इस बजट में इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए क्या कोई विशेष संकेत या रणनीति छिपी है? यही इस पूरे बजट का सार है। जैसे डेमोग्राफी की चुनौती से निपटने के लिए स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल है। डेमोक्रेसी की चुनौती से निपटने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को पारदर्शी बनाया जा रहा है। और डाइवर्सिटी को ताकत बनाने के लिए समावेशी विकास की बात की जा रही है, जैसे पूर्वोत्तर के लिए पूर्वोदय योजना। ये बजट इन चुनौतियों को स्वीकार करता है और उन्हें अवसरों में बदलने की एक कोशिश करता है। सफलता कितनी मिलेगी, ये तो समय ही बताएगा। तो ये था केंद्रीय बजट 2026-27 का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने हर पहलू को, हर घोषणा के पीछे के इरादे को समझने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।